हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज की क्लास में बेटा हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले। टॉपिक का नाम है लिम्फ द टिश्यू फ्लूइड। टॉपिक काफ़ी कंपोजिट है। टॉपिक आपको बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया देता है। आपको ये वर्ड हमेशा से बचपन से पढ़ते आए हो और आज इस वर्ड के बारे में हम सारी की सारी कहानी बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारा एनसीईआरटी। छोटा सा लेक्चर रहेगा, एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी में देखेंगे हमें क्या क्या कहानियां बताई गई, हमें कौन कौन सी कहानियों पे लेके गई एनसीईआरटी। उसके बाद फिर हम अपने नोट्स हमेशा की तरह देख के इस लेक्चर को वंस एंड फॉर ऑल कंसेप्ट समझते हुए फिनिश करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ध्यान से मैं लाइन टू लाइन पढ़ते रहूंगा, आप लोगों को समझाते रहूंगा इसकी कहानी। यहाँ पे मेरा लाइन टू लाइन पढ़ने का बेटा सिर्फ एक पर्पस होता है, ताकि मैं आते हुए हर एक वर्ड का आपको मीनिंग बता सकूं, आपको हर एक लाइन का मतलब समझा सकूं। आप जब नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होती है, आप क्लास के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं जो हमारी बिल्कुल समझ नहीं आती। यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आप लोगों के लिए कि आप अपनी एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी आपको बढ़िया से समझ आए, बिना किसी टेंशन के आराम से क्लियर होती जाए। तो देखो हम कैसे करते हैं। As the blood passes through the capillaries in tissues, some water, along with many water-soluble substances, move out into spaces between the cells of the tissues, leaving larger proteins and most of the formed element in the blood vessels. जब ब्लड टिश्यूज के पास जाता है तो टिश्यूज के पास कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज में से कुछ बाहर निकलता है सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकलता है और उस सब्सटेंस के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ब्लड के सेल्स नहीं होते। This fluid released out is called as interstitial fluid or tissue fluid. यानी ब्लड कैपिलरी से ये निकला हुआ फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड कहलाता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा को और आप टिश्यू फ्लूइड को अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों की मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी। यानी जैसी मिनरल्स की कॉम्पोजिशन इन प्लाज्मा मिलेगी सेम टू सेम आपको टिश्यू फ्लूइड में मिलेगी। क्लियर? Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occurs through this fluid. यानी हमें मालूम है कि ब्लड टिश्यू के साथ जाके सब्सटेंसेस एक्सचेंज करता है, लेकिन ब्लड इस एक्सचेंज में किस चीज का मदद लेता है वो है बेटा हमारा टिश्यू फ्लूइड यानी हमारा लिम्फ। An elaborate network of vessels, एक बहुत बड़ा सिस्टम जिसके अंदर वेसल्स होते हैं जिनको लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ध्यान से देखना, a elaborate system of vessels called the lymphatic system collects this fluid, drains it back into the major veins. ये लाइन अभी नहीं समझ आएगी जब तक मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर नहीं समझाता, तो आगे देखते हैं। The fluid present in the lymphatic system is called as a lymph. यहाँ पे थोड़ी देर पहले बेटा एक एनसीईआरटी ने वर्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड बताया, अब एनसीईआरटी लिम्फ बोलती है और यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो अब मेरा यहाँ पे काम है कि मैं इस पॉइंट को यहीं का यहीं रखूं और आपको अब लिम्फ की एक रियल अंडरस्टैंडिंग दूं। लिम्फ की बेटा रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग वापस अपने नोट्स में जाते हैं और देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ना क्या, राइट। तो आइए मेरे साथ देखिए, हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, हम इफेक्टिवली यहाँ से देखते हैं। चलो बना ही लेते। इधर हमारे पास एक चीज है टिश्यू, थोड़ा ज़ूम, बढ़िया। ये हमारे पास बेटा टिश्यू है और टिश्यू में हमें मालूम है इधर से आर्टरीज आ रही हैं और टिश्यू में बाहर वेन्स टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। जब ये आर्टरीज इस टिश्यू में आती हैं तो आर्टरीज बेटा इस तरीके से कैपिलरीज में बढ़ जाती है। पहले आती हैं आर्टरीज, उसके बाद बनता है आर्टेरियोल, उसके बनती है कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद बनता है वेन्यूल और बनता है फिर वेन्स। इस तरीके से हमारे पास बेसिक ऐसे गेम चलती है। तो ये कहानी हमें मालूम है। जो टिश्यू होता है बेटा, ये जो आपको बीच में यहाँ पे ये टिश्यू दिखाई दे रहा है, ये कभी भी टिश्यू ब्लड के अंदर डूबता नहीं है। यानी मैं ऐसा कहूंगा कि टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके आसपास कभी ब्लड आ जाए ऐसा नहीं होता। कैसा होता है ये देखो, टिश्यू के ये जो सेल्स हैं इस तरीके से पड़े, टिश्यू के अंदर इस तरीके से बेटा सेल्स पड़े, आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं
हम यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब जो यहाँ पर इधर से कैपिलरीज आ रही हैं वो इन टिश्यू के सेल्स के इनके बीच में से होते हुए इस तरीके से कैपिलरीज निकलती हैं, राइट, और ऐसे बढ़ती हैं। तो आपको यहाँ पे टिश्यू के सेल्स दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में से निकलती हुई कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, जो बाद में कंबाइन होके इस तरीके से वेन्यूल बना लेते हैं और जो कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, वेन्स बना लेते हैं। ये वाला कंडीशन है बेटा जो इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल एंड वेन्स, इस तरीके से पैटर्न चलते आ रहा है। अब आपको बेसिक इमेजिनेशन तो हो चुका है। अगर आपको बेसिक इमेजिनेशन हो गया तो यहाँ पे एक पॉइंट देखना, ये जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स को ब्लड का सामान जाएगा, लेकिन सेल्स के बीच में से बेटा छोटे छोटे पाइप्स निकल रही हैं जिनको हम लोग कैपिलरीज कह रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, तुम देखो, कैपिलरीज जो होती हैं बेटा, इन कैपिलरीज अपने आप में एक ब्लड वेसल्स हैं। तो कैपिलरीज कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स हैं, कैपिलरीज की वॉल एंडोथीलियल सेल्स, जो नेचर के हिसाब से अगर देखें तो स्क्वामस सेल्स होते हैं, ये होते हैं। इनमें से यहाँ से एक फ्लूइड बाहर निकलता है और इस फ्लूइड की बेटा अगर बात करें तो इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते। ब्लड के अंदर मिलने वाले लार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं वो नहीं होते, लेकिन बाकी चीजें ब्लड की यहाँ आ गई। यानी ब्लड के मिनरल्स, ब्लड के अंदर पड़े हुए मिनरल्स, उसमें पड़े हुए गैसेस, उसमें पड़े हुए हार्मोन्स, उसमें पड़े हुए एंजाइम्स, ये जितनी भी चीजें होती है बेटा, ये कैपिलरी से निकल के अंदर आ जाती है, सॉरी कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाती है। और बाहर कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स पड़े, राइट। तो अब जो आपको यहाँ पे बाहर आपको ये वाला जो फ्लूइड मिल रहा है बेटा, ये वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम लोग टर्म करते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या टर्म करते हैं, टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप ये समझो कि आपके पास एक पाइप है, पाइप के अंदर इस तरीके से सामान बह रहा है, पानी बह रहा है। उस पाइप में छोटा सा छेद करो और पानी को ना बाहर निकलने दो। थोड़े टाइम पे क्या होगा, पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? यानी पाइप एक पूरा का पूरा एक चैनल सिस्टम था। समझ लो मेरे पास एक क्लोज्ड सिस्टम था जिसके अंदर पानी रहेगा। एक मेरे पास इस तरीके से एक, समझो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पानी इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पूरा पानी सर्कुलेट कर रहा है। फिर आप क्या करो, इस पाइप में एक सुई लो, एक नीडल लो और पियर्स कर दो, छेद कर दो, पानी वहां से बाहर निकलेगा। अब जब पानी पाइप से बाहर निकलेगा तो बेटा पानी जिस प्रेशर से इस पूरे के पूरे अंदर चीज बह रहा है, प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। तो मुझे अगर यहां से पानी मैंने बाहर निकाला तो मुझे कुछ भी करके पानी वापस डालना पड़ेगा ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। इसी तरीके से जब हमारे ब्लड वेसल्स, जो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से अगर ये फ्लूइड बाहर आता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो बढ़ा हुआ ब्लड है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। ब्लड वेसल्स में ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो आपका बीपी, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये ना हो, वापस जो टिश्यू बाहर निकला है वो वापस ब्लड में पहुंच जाए, इस काम के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो फ्लूइड यहाँ से निकला है, ये फ्लूइड वापस ब्लड में किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए, तो इस काम के लिए जो सिस्टम डेवलप हुआ है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, तो अभी तक बेटा मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि ये चीज जो आपको इधर ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, अब ब्लड वेसल्स के साथ आपको ये बात समझ आ रही है कि इधर आपको टिश्यू फ्लूइड मिला है, राइट। अब टिश्यू फ्लूइड का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड बोले, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोले, एक ही बात है। इसका कुछ हिस्सा वापस ब्लड में चले जाएगा, सम पार्ट, लेकिन सम पार्ट ब्लड में नहीं जाएगा, वो बाहर निकल जाता है, वो ब्लड में वापस नहीं जा पाता। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि मैं इसको कलेक्ट कर सकूं, इस वाली चीज को यहां से बेटा मैं कलेक्ट कर सकूं और कलेक्ट करने के बाद वापस ब्लड वेसल्स में डाल सकूं। समझ पा रहे हो? मैं इस पॉइंट को यहां से कलेक्ट कर सकूं और कलेक्ट करके वापस ब्लड के अंदर डाल सकूं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम।
क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे हो रहा है बेटा, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊंगा। इस फोटो को बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप बड़े अच्छे गौर से देखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स पता लगेंगे। इधर हमारे पास इस रीजन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कैपिलरीज। कैपिलरीज ने सामान एक्सचेंज किया। वो सामान एक्सचेंज होने के बाद वो फ्लूइड जब कैपिलरीज से बाहर निकला, उसने सेल्स के साथ कुछ सामान एक्सचेंज किया, गैसेज एक्सचेंज करी, हार्मोन्स एक्सचेंज करे, एंजाइम्स एक्सचेंज करी। किसने की एक्सचेंज? कैपिलरीज में से जो फ्लूइड निकला था। अब कुछ फ्लूइड तो वापस ब्लड में चल जाता है, लेकिन सबका सब जा पा रहा है? नहीं। अगर सारा का सारा फ्लूइड ब्लड में बेटा वापस नहीं जा पा रहा है तो कंडीशन क्या हो रही है? देखो यहाँ पर वो फ्लूइड इसके अंदर, ये जो निकला हुआ फ्लूइड है यहाँ पे पहुंच रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लूइड इसके अंदर पहुंच रहा है, यानी निकलने के बाद वो एक नेक्स्ट सेट ऑफ सिस्टम में जा रहा है, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का सिस्टम दिखा रहा है, इस सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो अब बेटा जो ये सिस्टम है मैं इसकी बात करूंगा, यहां से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है। तो अब बचा हुआ टिश्यू फ्लूइड जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज से होते होते लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंचा, लिम्फेटिक वेसल से होकर लिम्फेटिक डक्ट्स में पहुंचा, और फाइनली देखो हार्ट के अंदर जाने वाली वेन्स में पहुंच गया। यहां से आया था, देखो चलते हुए, मैं रफली आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आते 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 वापस इसको हमने ब्लड में ही डाल दिया ताकि ये वापस हार्ट के अंदर पहुंच जाए। तो जिसका मतलब टिश्यू के पास जो फ्लूइड आया, टिश्यू से फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकला, जो वापस डायरेक्टली ब्लड में नहीं गया, उसको हमने लिम्फेटिक सिस्टम में डाला और लिम्फेटिक सिस्टम ने वापस उसको ब्लड में डाल दिया। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? ये काम है बेसिक किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। किसका काम है बेटा? ये बेसिक लिम्फेटिक सिस्टम का। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया? अगर बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो अब मेरे साथ लिम्फेटिक सिस्टम की डिटेल समझो। लिम्फेटिक सिस्टम कैसा है, क्या क्या इसके अंदर होता है? देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम जो बेटा सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहली बात, उसके अंदर लिम्फ है जो हम समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में डिफरेंस है, तो आप कहोगे 100%। टिश्यू फ्लूइड कुछ और होता है, लिम्फ कुछ और होता है। टिश्यू फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से निकला हुआ सामान है, वो फ्लूइड जो जस्ट ब्लड कैपिलरी से निकला है वो टिश्यू फ्लूइड है, और उसमें से जो बचा हुआ टिश्यू फ्लूइड है जो लिम्फेटिक वेसल्स में जा चुका है वो है लिम्फ, राइट? यानी lymph is that tissue fluid that has gone inside the lymphatic vessels, right? lymphatic vessels हमें पता है, lymphatic vessels का मतलब ये है कि टिश्यू फ्लूइड जो निकलता है वो वापस lymphatic कैपिलरीज में कलेक्ट होता है, lymphatic कैपिलरी से आगे जाता है, आगे जाते जाते ब्लड में जाता है। तो ये पूरे के पूरे lymphatic vessels यानी ब्लड वेसल्स की तरह एक प्रॉपर ट्यूब टाइप सिस्टम जो लिम्फ को वापस वेन्स के अंदर डालेंगे, वापस ब्लड में वापस पहुंचाएंगे, वो लिम्फेटिक सिस्टम होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा और भी कुछ चीजें एसोसिएटेड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स इस लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में मिलते हैं, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स इस पूरे सिस्टम के अंदर इनके मल्टीपल काम होते हैं। क्या क्या, हम ये बाद में देखेंगे। इसके अलावा रेड बोन मैरो, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। मेजर फंक्शन, अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका मेजर फंक्शन क्या है तो मैं पढ़ते जाऊंगा और देखो आपको समझ आता है। रिटर्न एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। याद आया? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड से बाहर निकला वो जरूरत से ज्यादा, जो जितना भी बाहर निकला कुछ तो ब्लड में चला गया, कुछ नहीं गया था ना, तो वापस अल्टीमेटली उसको ब्लड में डालना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम है। कहानी यहां तक समझ पाए? तो यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसको ब्लड में वापस डालना। अब पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप देखते हो फैट का एब्जॉर्प्शन विद इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है तो बेटा फैट डायरेक्टली कभी भी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। फैट ब्लड में डायरेक्टली कभी एब्जॉर्ब नहीं होता। फैट कहाँ एब्जॉर्ब होता है? फैट लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है, और वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? जिनको हम लैक्टियल्स कहते हैं। तो जो फैट है वो एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्टेड फैट लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब हुआ, उसके साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स थे वो भी उसी के अंदर जाते हैं। तो जितना भी ये सब चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, इनको वापस ब्लड में डालने का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम का है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ने इनको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया है। तो जब इनको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया है तो अब ये सब चीजें क्या, फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स लिम्फेटिक लिम्फ के अंदर आ चुका है, फिर वो वहां से मूव करके वापस ब्लड में पहुंचती है। नेक्स्ट, कैरीज आउट इम्यून सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाम ध्यान रखना, लिम्फोसाइट्स। साइट्स वर्ड क्या बोलता है बेटा? सेल्स। तो ये वर्ड लिम्फो कहां से आया?
ये वर्ड लिम्फो लिम्फ से आया। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट्स घूमते हैं और यहाँ पर वो क्या करते हैं, बॉडी के साथ इम्यून रिएक्शन करते हैं। डन। ये बेटा आपको एक बेसिक पैटर्न बता रखा है कैसे कैसे मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट के नाम पे इधर से ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है, कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन बचा हुआ आगे जाता है और लिम्फ बनता है। लिम्फ आपके पास लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन करेंगी, क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर। अब देखना, चाहे मैंने वैसे यहां लिख दिया लिम्फेटिक कैपिलरीज गोज टू लिम्फ वेसल्स, चाहे आप यहां से बोल दो, एक ही बात है। लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर खुलती है। जैसे कैपिलरीज वेन्यूल से फिर वेन में पहुंचती है, वैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे लिम्फेटिक वेसल्स में जाती है। यहाँ पे इनको आर्टरी या वेन कोई ऐसा नाम नहीं दिया, हमने सिर्फ इनको लिम्फेटिक वेसल्स बोल दिया। इतना क्लियर। जब बेटा हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स देखते हैं तो हमें अपनी बॉडी में कुछ दिखाई देता है। क्या, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ एक कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में मिलता है। वो किस तरीके से होता है आप यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम बेटा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको, और आप ये पूरी बॉडी में जो बना हुआ ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं, ये पूरी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है। एग्जैक्टली लिम्फेटिक सिस्टम इसी तरीके से आर्टरीज एंड वेन्स की तरह है। देखो इसके साथ एसोसिएटेड है। ये ब्लू कलर से आपको वेन्स दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर से आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो आप दिखाई दे रहे कि उसी तरीके से ये बॉडी के वेसल्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। फिर बेटा अगर मैं इनको हटाता हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ, जरा इन पे गौर करो। आपको ये पिंक पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं कुछ, नॉट जस्ट यहाँ पे बट मल्टीपल जगह कि आपको इस तरीके से स्वेलिंग्स दिखाई दे रही है। आपको ये स्वेलिंग्स दिखाई दे रही है, ये स्वेलिंग्स दिखाई दे रही है, इधर स्वेलिंग्स दिखाई दे रही है। ये क्या है बेटा, ये आपको जो ऐसी ऐसी स्वेलिंग्स दिखाई दे रही हैं अलग अलग जगह दिखाई देंगी। आपको पूरी बॉडी में बेटा ऐसी स्वेलिंग्स देखने को मिल सकती है। दिख रही है यहाँ पर। व्हाट आर दीज थिंग्स। जब बेटा हम ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम बढ़ते हैं, क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम में कैपिलरीज के बाद वेसल्स आते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन द ह्यूमन बॉडी जब वेसल्स आते हैं, कुछ एरिया में वेसल्स इस तरीके से फूल जाते हैं, गोल गोल स्वेलिंग्स आपके पास बड़ी बड़ी मोटी मोटी मिलनी शुरू होती हैं। उन स्वेलिंग्स को हम लोग टर्म करते हैं लिम्फ नोड। क्या टर्म करते हैं, लिम्फ नोड। तो व्हाट आर लिम्फ नोड अगर मैं आपसे पूछूं, तो लिम्फ नोड्स आर द स्वेलिंग्स दैट कैन बी फाउंड इनसाइड द लिम्फ वेसल्स। डन। तो कैपिलरीज ने ज्वाइन करके लिम्फ वेसल्स बनाया। लिम्फ वेसल्स अब आगे ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक ट्रंक्स। क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक ट्रंक्स। अब जब लिम्फेटिक ट्रंक्स होती हैं वो आगे ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स। तो देखो कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स। क्या आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न याद करना है, नहीं। आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, तो आपको ये याद रखना है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो स्वेलिंग्स होती हैं उनको हम लोग लिम्फ नोड्स टर्म करते हैं। इतना डन। लिम्फेटिक ट्रंक्स तक आपको समझ आया। पहले कैपिलरीज, फिर वेसल्स, फिर लिम्फेटिक ट्रंक्स, और लिम्फेटिक ट्रंक्स के बाद लिम्फेटिक डक्ट। क्या, लिम्फेटिक डक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे मेन सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या था। जो बचा हुआ हमारे पास टिश्यू फ्लूइड है उसको उठा के वापस कहाँ डालना, ब्लड के अंदर डालना, यही तो काम है। तो अब इस कैपिलरी से पहुंचा वेसल्स में, वेसल से लिम्फेटिक ट्रंक्स में, लिम्फेटिक ट्रंक से लिम्फेटिक डक्ट्स में। तो इस तरीके से पैटर्न चलते आ रहा है ना बेटा। तो अब जब आपके पास ये लिम्फेटिक ट्रंक से लिम्फेटिक डक्ट में सामान पहुंच गया, तो डक्ट में से अब डाल दिया जाएगा बॉडी की मेजर बड़ी बड़ी वेन्स में, ताकि वो वेन्स उसको हार्ट के पास लेके जा सके। समझ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि अब जब फाइनली लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर लिम्फ पहुंच चुका है, तो लिम्फेटिक डक्ट उस लिम्फ को बॉडी की जो मेजर वेन्स होती हैं उसमें डाल देते हैं। और जब बॉडी की मेजर वेन्स में डालेंगे तो बॉडी की मेजर वेन से अब वो कहाँ जाएगा, आगे वो जाएगा इनसाइड द ब्लड। एम आई क्लियर? अगर इफेक्टिवली बेटा मैं यहाँ पे क्लियर हूँ तो आप मेरे साथ यहाँ देखिएगा। लिम्फेटिक डक्ट्स की बात हो रही है। हमारी बॉडी में दो मेन लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। कौन कौन सी? एक राइट और एक थोरैसिक। और इन दोनों में भी कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये थोरैसिक। थोरैसिक डक्ट कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, जरा यहाँ देखो। ये आपके पास
नीचे खूब सारे, ये नीचे जो आपको निचले वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपको बहुत सारे समझ लो लिम्फेटिक क्या थे, वेसल्स थे। उन्होंने लिम्फेटिक ट्रंक्स बनाई और लिम्फेटिक ट्रंक्स इसमें ओपन हो रही है। इधर इस वाली चीज में ये है हमारे पास थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट, ये वाली है थोरैसिक डक्ट। आपको यहां दिख रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये है बेटा थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट स्टार्टिंग देखो, पतली सी ट्यूब है। स्टार्टिंग में थोरैसिक डक्ट इस वाले इलाके में, इस वाले एरिया के अंदर थोड़ी सूजी हुई, थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लग रही है। इस एरिया को हम लोग टर्म करते हैं सिस्टर्ना काइलाई। क्या कहते हैं? सिस्टर्ना काइली। सिंपल काइलाई बोलो चाहे काइली बोलो। तो मैं कहता हूं कि ये हमारे पास थोरैसिक डक्ट है। दिस थोरैसिक डक्ट बिगिंस एज अ डायलेशन, एक थोड़ा सूजा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम सिस्टर्ना काइली बोलते हैं। अब कंडीशन यहां देखो आप कैसे हो रही है। यहां से लिम्फाया ऊपर गया, ऊपर बढ़ता गया, ऊपर बढ़ता गया, ऊपर जा रहा है, और इस एरो को फॉलो करते रहना। और फाइनली इसने इधर डाल दिया। किसमें डाला? लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। लेफ्ट सब क्लेवियन वेन क्या होती है? लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, पहली बात बेटा ये वेन है, वेन एंड दैट मींस ये एक ब्लड वेसल है। और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन फाइनली कहाँ जाएगी? किस में जाएगी? वेना कैवा। दैट मींस ये हार्ट के पास आया हुआ लिम्फ लेके जा रही है। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? इसका मतलब मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे जरा ह्यूमन बॉडी को देखो। ये ह्यूमन बॉडी आपको दिखाई दे रही है। इस ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम को मैं यहाँ से हटाता हूँ और आपको जरा एक चीज बताता हूँ। ये जो बोन बेटा आपको दिखाई दे रही है, इस बोन को आप अपने अपर लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं। इसको हम क्लेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेविकल। इस क्लेविकल के जस्ट नीचे काफी बड़ी वेन मिलती है। लेफ्ट साइड आपको जो क्लेविकल मिल रहा है, एक काफी बड़ी वेन मिलती है। इसको कहते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। सब का मतलब किसी चीज के नीचे। तो अगर मैं नाम देता हूं लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड है, सब क्लेवियन। क्लेवियन क्यों बोला? क्योंकि ये जो बोन है इसका नाम क्या है? क्लेविकल। क्या नाम है? क्लेविकल। तो क्लेविकल से नीचे मिलने वाली बोन लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, सॉरी क्लेविकल से नीचे मिलने वाली ये वाली चीज थी। तो अब इसको, इसके नीचे वाली जो वेन थी उसको अपने टर्म क्या करते हैं? लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, क्योंकि वो क्लेविकल के नीचे मिलती है। तो थोरैसिक जो डक्ट होती है, जो इधर से थोरैसिक डक्ट आती है, वो थोरैसिक डक्ट किसके अंदर आती है? इस लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर आके ओपन अप हो जाती है। यानी वो अपनी सारी सिक्रीशंस इसमें डाल देती है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो हमारे पास इधर से ये पूरा देखो, आप यहाँ पे कलर को फॉलो कर सकते हो। ये यहाँ से आ रहा है और इसने अपना सारा सिक्रीशन इसके अंदर डाल दिया। जब सिक्रीशन इसमें डाल गया है तो यहाँ से नीचे जाएगा और फाइनली वेना कैवा में पहुंच जाएगा। और मुझे मालूम है सुपीरियर वेना कैवा से वो वापस कहाँ पहुंच जाएगा? ब्लड में। तो अब मेजर लिम्फेटिक वेसल, एक मेजर लिम्फेटिक डक्ट जो बॉडी में लिम्फ को वापस ब्लड में डालती है, सबसे बड़ी सबसे मेजर वो होती है थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट हमारी बॉडी की सबसे बड़ा लिम्फेटिक डक्ट है जो वापस ब्लड में अपना लिम्फ डाल देता है। इसके साथ साथ इधर राइट लिम्फेटिक डक्ट भी तो थी। तो बेटा राइट लिम्फेटिक डक्ट के पास भी कुछ थोड़ा सा आपके पास लिम्फ होता है। तो थोरैसिक डक्ट ने लेफ्ट साइड डाला और राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में डालती है, और ये वेना केवा के थ्रू, केवा वेना बोलो या वेना केवा के थ्रू वापस पहुंच जाता है हार्ट में। तो फाइनली जितना भी लिम्फ कलेक्ट किया गया उसको फाइनली हमने कहाँ पहुंचा दिया? हार्ट के अंदर पहुंचा दिया, और इसके साथ हमने अपना काम कर दिया फिनिश। तो आई बिलीव लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा लिम्फ क्या होता है आपको समझ आ गया, लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं आपको समझ आ गए। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। प्लस एक और बात बतानी है बेटा, हमें लिम्फ और ब्लड को कंपेयर करना है। मैं क्या करना चाहता हूं? आपको लिम्फ और ब्लड के बीच में कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं कि ब्लड की कॉम्पोजिशन और लिम्फ की कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है। तो आइए ये सब चीजें देखते हैं। हमने जब ये पोर्शन कंप्लीट किया तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड और लिम्फ के बीच में कंपैरिजन। तो देखो इधर आप इधर देख रहे हैं ब्लड, एक तरफ देख रहे हैं लिम्फ। ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब मिलता है, लेकिन कंडीशन क्या है? लिम्फ में लिम्फोसाइट मिल रहे थे, लिम्फोसाइट WBCs होते हैं, तो लिम्फ में आपको WBCs मिलते हैं प्लस प्लाज्मा भी मिलता है। ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है, लिम्फ में प्रोटीन्स का अमाउंट कम होता है।
और ये अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप क्या सोचोगे? ब्लड में जितने बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं बेटा, वो कभी ब्लड वेसल से बाहर ही नहीं निकल सकते। क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कभी वो टिश्यू फ्लूइड में नहीं आते, और क्योंकि वो कभी टिश्यू फ्लूइड में नहीं आएंगे तो कभी लिम्फ में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ब्लड के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, लिम्फ के अंदर प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ आपके पास कलरलेस होता है। ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर एक व्हीकल का काम करता है, सामान एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ, इस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना सामान को वो ब्लड करता है। अब ब्लड का सामान जो सेल्स के पास पहुंच चुका है उसको वापस ब्लड को वापस करना, उस सामान को वापस ब्लड के पास पहुंचा देना, तो यानी ब्लड के साथ एक काम करता है कोरियर वाले का, एक मिडिल मैन का काम करता है। याद रखना, एक बहुत ही फेमस वर्ड है मिडिल मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल मैन? लिम्फ इज कंसिडर्ड एज ए मिडिल मैन विच टेक्स बैक all the stuff, all the substances that are taken from the cells. सेल्स ने जो भी एक्सचेंज किया अपने टिश्यू फ्लूइड के साथ सामान, उसको वापस ब्लड में वापस पहुंचाना, ये काम कौन करता है? लिम्फ करता है। लिम्फ की बेटा यहां तक कहानी क्लियर हुई, तो अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स की कैटेगरी में सबसे पहले मिलते हैं हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, ये +2 में भी काम आएगा, एग्जैक्टली +2 का पार्ट है, क्योंकि +1 +2 के अंदर कॉमनैलिटीज हैं, तो मैं इसलिए आपको यही के यही पढ़ा रहा हूँ। +2 में आपको समझ आए ना है, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पक्का समझ आ जाएगा। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ध्यान से देखो कंसेप्ट बन रहा है, where lymphocytes form and they acquire their ability to recognize any type of pathogen. पॉइंट क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसी जगह है जहां पर आपका क्या बनेगा? जहां पर लिम्फोसाइट बनेंगे, जहां पर लिम्फोसाइट बनेंगे। अब लिम्फोसाइट के नाम पे बेटा हमारे पास बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये बी एंड टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? इनसाइड द बोन्स। जब ये इनसाइड बोन्स बनते हैं तो हम बोन्स में बोन मैरो को हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और यहां पर ये लिम्फोसाइट्स इस तरीके से डेवलप होते हैं कि अब लिम्फोसाइट्स एक पैथोजन, एक बैक्टीरिया या वायरस को पहचानने की क्षमता, ये वर्ड बिल्कुल ठीक है, पहचानने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। कहां पर? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बेटा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं आपको जो दे रखे हैं। एक सबसे पहले आपके पास बोन मैरो, सबसे पहले आपके पास बोन मैरो, और दूसरा थाइमस। स्पेसिफिकली समझाने वाली बात ये है, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमारी बॉडी में जो ये बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट बनते हैं, ये स्टेटमेंट सही। लिम्फोसाइट बोन के अंदर बन रहे हैं, टोटली सही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब लिम्फोसाइट भी 2 तरीके से होते हैं, और ये बात पढ़ी है बेटा आपने। लिम्फोसाइट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, इतना आता है। एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। ये बोन मैरो के अंदर हमें ये दोनों की दोनों चीजें मिल रही हैं। अब जो ये बी लिम्फोसाइट है, ये बोन मैरो में बनेगा और बोन मैरो में ही मैच्योर होगा ताकि ये पैथोजन को पहचान सके। यानी बोन मैरो में फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट बी एंड टी दोनों बनते हैं, प्लस बोन मैरो में मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट होता है। बट टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनेगा, लेकिन मैच्योर होने कहाँ जाएगा? यहाँ पर मिलने वाले स्ट्रक्चर में, जिसको हम थाइमस कहते हैं। कहाँ पर मिलता है? आप यहाँ देख सकते हो। इसके अंदर मैं लिम्फेटिक सिस्टम जस्ट ऐड करता हूँ, तो बेटा यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से स्टर्नम को हटाता हूँ, स्टर्नम को हटाया तो आपको ये लगा हुआ स्ट्रक्चर बेटा दिखाई दे रहा है। दिस इज द ग्लैंड विच वी कॉल एज थाइमस। ये होता है थाइमस। तो थाइमस जस्ट हमारी इस ब्रेस्ट बोन के पीछे होता है, स्टर्नम के पीछे होता है। तो ये थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थाइमस? तो इस थाइमस में टी फॉर थाइमस और यहीं पे टी फॉर टी लिम्फोसाइट जाके मैच्योर होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आपके पास लिम्फोसाइट बन कहाँ रहे हैं? वेयर आर दे बीइंग फॉर्म्ड? तो आंसर क्या होगा? इन द बोन मैरो। वेयर इज बी लिम्फोसाइट गेटिंग मैच्योर्ड? तो आंसर क्या होगा बेटा? बी लिम्फोसाइट आपका मैच्योर हो रहा है इनसाइड दी, बी लिम्फोसाइट कहां पर हो रहा है? इनसाइड बोन मैरो। लेकिन टी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर है? तो उसका आंसर आप देखोगे बेटा इनसाइड दी थाइमस। नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड बन लिए, यानी प्राइमरी लिम्फॉइड को तो हमने वो कहा जहां पर क्या हो रहा है? लिम्फोसाइट बन रहे और मैच्योर हो रहे हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये हैं, these are the organs where lymphocyte undergo differentiation and proliferation and become effector cells। ये लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इस लैंग्वेज को आपके लिए ओरली बोलूंगा, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। These are the position, these are the glands, these are the organs in which the lymphocyte go
एंड परफॉर्म इम्यून रिएक्शंस। इस लिम्फॉइड ऑर्गन, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से यहां पर जाके जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं वो एक्चुअल में पैथोजन से मिलते हैं और यहीं जाके लड़ाई करते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर लिम्फोसाइट जाके बैठे रहते हैं, वेट करते हैं पैथोजन आए, और जब यहाँ पे पैथोजन आता है तो उनके साथ लड़ाई करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? These secondary lymphoid organs are those organs within which the lymphocytes are present and they become pathogen specific and fight the pathogens at this point. इस सेंटेंस पूरी डेफिनेशन को आप स्टॉप कर करके रिवाइंड कर करके लिख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मिलते हैं बेटा? लिम्फ नोड्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। स्वेलिंग्स होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट स्प्लीन, ये बात आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। टॉन्सिल्स, याद है आपको वॉल्डेयर रिंग जो अपने फेरिंग्स वाले एरिया में पड़ी थी। पेयर्स पैचेस, ये कहाँ होती है? आपके इलियम वाले रीजन के अंदर होती है। और आपके पास वर्ड होता है माल्ट एंड गाल्ट। ये वर्ड इफेक्टिवली बेटा आपको कहाँ पढ़ाए जाएंगे? आपको +2 में पढ़ाए जाएंगे। अभी के लिए इनका नाम आपको याद रखना है और फुल फॉर्म। माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और गाल्ट की होती है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये माल्ट एंड गाल्ट। तो क्या यहां तक आपको क्लियर हो गया? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो बेटा यहां तक था हमारा पूरा का पूरा लिम्फॉइड टिश्यू। अब इसके आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट बीट एंड पल्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हार्ट बीट और पल्स। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। हार्ट बीट और पल्स क्या है, इस बात को समझते हैं। बेटा हमारी बॉडी में हार्ट इस तरीके से बीट करता है। जब हार्ट बीट करता है तो आपके पास साउंड आती है लब डब। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लब साउंड कब आती है, डब साउंड कब आती है। तो इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट्स बेसिकली 72 टाइम्स पर मिनट होता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? इतना सिंपल। अभी हार्ट बीट और पल्स में क्या फर्क है, इस बात को समझाता हूँ। पल्स को नब्ज कहते हैं। नब्ज कहने का मतलब क्या है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके हाथ को इस तरीके से पकड़ता है, यहाँ पे कुछ फील करता है। आप लोग काम कर सकते हो, अपनी रिस्ट ले सकते हो और यहाँ पे रिस्ट को इस सही यहाँ से प्रेस करके देख सकते हो। आपको इस तरीके से महसूस होगा कुछ अंदर से कुछ चल रहा है। या फिर अपनी यहाँ पर आप हाथ रख सकते हो, तब आपको फील होगा। या कान के पीछे हाथ रख सकते हो, तब आपको फील होगा। ये क्या है? इसको बेटा हम लोग टर्म करते हैं पल्स। पल्स क्यों होती है? जब ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो थ्रू वेसल्स होता है, तो बेटा हमें पता है ना, जब वेसल के अंदर ब्लड जाएगा तो वेसल इस तरीके से एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैसे? कि हमारे पास इस तरीके से ब्लड वेसल है और जैसे इसके अंदर ब्लड आया तो अब ब्लड पीछे से हार्ट ने जोर से पंप किया तो ब्लड ज्यादा फोर्स से आया ना, तो वेसल इस तरीके से थोड़ा सी देर के लिए इस तरीके से डायलेट करेगा। तो ये जो आप इलास्टिक रिकॉइल फील करते हो, यानी पल्स ब्लड फ्लो जब वेसल के थ्रू होगा तो इसके बाद क्या होगा? इलास्टिक रिकॉइल होगा ऑफ वेसल। और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ वेसल को हम लोग क्या टर्म करते हैं? पल्स टर्म करते हैं। जब हम देखते हैं 1 बीट गिव्स 1 पल्स, जब आपके पास 1 कंप्लीट हार्ट बीट देखते हैं ना, धक धक, एक बीट कंप्लीट हुई उसके साथ एक पल्स आता है, धक 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 धक। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हाथ को देखना, धक 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 धक। ये जो इस तरीके से महसूस हो रहा है ना हमें, ये वाली क्या चीज होती है बेटा? पल्स। पल्स क्या है? इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द ब्लड वेसल। तो हमें जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं हाथ में, जो यहाँ पर होती हैं, जो कान के पीछे होती हैं, इन सब के अंदर बेटा ये बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या आपको इतना वाली कहानी क्लियर हो गई? अगर इतनी कहानी क्लियर हो गई तो आपको हार्ट बीट और पल्स समझ आ गया। हार्ट बीट और पल्स के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। जब ब्लड वेसल के थ्रू निकलता है तो ऑब्वियसली वेसल की वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, वेसल्स की वॉल पे फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग टर्म करते हैं ब्लड प्रेशर। अब कंडीशन क्या है बेटा? हार्ट ने ब्लड पंप किया और ब्लड जब पंप किया तो ब्लड वेसल्स के थ्रू गया। समझ पा रहे हो? तो जब ब्लड वेसल्स के थ्रू गया तब वो ब्लड वेसल की वॉल पे प्रेशर लगाता है। समझ पा रहे हो? तो ऐसी वाली कंडीशन को हम क्या टर्म करते हैं? ब्लड प्रेशर। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब जब हम देखते हैं बेटा हार्ट बीट को, तो एक टाइम हार्ट रिलैक्स करता है, एक टाइम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है।
रिलैक्सेशन को सिस्टोल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को डायस्टोल कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो अब कंडीशन क्या है, सोचो इस बात को। आपके पास एक पाइप है और उसमें से पानी रेगुलरली बह रहा है, रेगुलरली बह रहा है। समझो मेरी बात को, पाइप है, पानी रेगुलरली बह रहा है। अब पानी जो है वो एक मोटर के थ्रू होते हुए आ रहा है। क्या कहूंगा, यहाँ पे ये जो चीज है ये मोटर है और पाइप इस तरीके से चल रही है। तो जो आपके पास इस तरीके से ना जो फ्लो कर रहा है पानी, इस तरीके से परफेक्टली इस तरीके से फ्लो करते जा रहा है। यहां से हम देख सकते हैं वाटर इज फ्लोइंग। अभी मोटर आपने चालू नहीं करी, एकदम आप क्या करते हो, मोटर को ऑन कर देते हो। जैसे मोटर को ऑन करते हो तो पानी की बहने की स्पीड बढ़ जाती है, और जब पानी की बहने की स्पीड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, वॉल पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा। फिर मोटर को ऑफ कर दो तो पानी नॉर्मल स्पीड से बहेगा। फिर ऑन करो, पानी और तेज स्पीड से बहेगा। फिर स्लो कर दो, पानी कम स्पीड से बहेगा। तो इस ऑन और ऑफ करने का मतलब क्या है? ऑन का मतलब क्या है, हार्ट है सिस्टोल में तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ जाता है इस दौरान। और जब स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ता है ब्लड का तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ऑफ होती है तो स्लो स्पीड पे बह रहा है, यहाँ पे प्रेशर होता है लेकिन लेस होता है। जब ऑफ होता है इसका मतलब क्या है, डायस्टोल। समझ पा रहे हो? यानी हार्ट बीट को अगर आप अंडरस्टैंड करो तो अब ब्लड वेसल्स में प्रेशर तब भी फील किया जा सकता है जब हार्ट डायस्टोल में, और तब भी फील किया जा सकता है जब हार्ट सिस्टोल में। सिस्टोल के दौरान प्रेशर आपको ज्यादा दिखता है और डायस्टोल के दौरान प्रेशर थोड़ा कम। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आया तो हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं कि एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है सिस्टोल के दौरान और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर को देखते हैं बेटा 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। समझ पा रहे हो? डायस्टोलिक प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि इस टाइम मोटर ऑन नहीं है। सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान मोटर ऑन है। ये तरीका, ये वाला कंसेप्ट है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट से आपने देखा है ना, आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने आपको यहाँ लगाया, फिर फुस 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 करके इस तरीके से हवा भेजी है, और फिर यहाँ पे उसके पास डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपका बीपी मेजर किया जाता है। बीपी मेजर करने से हमारी बॉडी के बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है। इनफैक्ट हार्ट बीट कभी बहुत ज्यादा तेज हो या बहुत ज्यादा स्लो हो तो उसके साथ बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सबसे अगर सिंपल बात करी जाए, जब हम बुखार होता है बेटा हमें, व्हेन वी गेट अ फीवर, हमारी बॉडी में हार्ट बीट का स्पीड बढ़ जाता है। बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हार्ट बीट का स्पीड बढ़ जाता है। तो अगर आप बॉडी के अंदर अंडरलाइंग फिनोमेना देखना चाहते हो तो मैं आपको इतनी भी बात कहूंगा कि हमारी हार्ट बीट को भी चेक करके हम बता सकते हैं बॉडी में क्या क्या ऑनगोइंग कंडीशन है। इनफैक्ट अगर आप इस बात को समझो, आयुर्वेदा बेटा, हम सबको मालूम है आयुर्वेदा क्या होता है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर सिखाया जाता है कि वो इस पेशेंट की इस तरीके से यहाँ से नब्ज चेक करते हैं, और आप डॉक्टर को नहीं बताओगे, डॉक्टर आपको बताएगा आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यू है। अगर कोई बहुत बड़ी आयुर्वेदिक आपको डॉक्टर मिल गया जो नब्ज देखते हैं तो वो बेटा आपकी नब्ज देख के, यानी आपकी पल्स चेक करके, यानी आपकी हार्ट बीट की स्पीड को कैलकुलेट करके बता देते हैं आपकी बॉडी में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। सोचो कितनी कमाल की बात है। मेडिकल साइंस बहुत अमेजिंग है, इट्स जस्ट कि आप मेडिकल साइंस को अप्रोच कैसे करते हैं। डन। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनती है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। कंडीशन हाइपर एंड हाइपोटेंशन क्या होता है? जब बॉडी के अंदर हाइपर वर्ड है तो दैट मींस नॉर्मल से ज्यादा। तो जब आपके ब्लड वेसल्स में नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर मिलता है, नॉर्मली प्रेशर 120/80 होना चाहिए। बाई 80 लिखने का मतलब कैसे लिखा जाता है, इसको 120/80 लिखते हैं, ये कहने के लिए कि ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है, लिखने का तरीका होता है। तो जब कभी भी आपके पास ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में, तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर यहाँ पे अभी कम है। तो हाइपर एंड हाइपोटेंशन बेटा क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड सर्कुलेशन जब ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में बेटा डबल सर्कुलेशन मानी जाती है। ये डबल सर्कुलेशन एग्जैक्टली क्या है, ये वाला कंसेप्ट तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ पोर्टल सिस्टम्स के और उसके बाद रेगुलेशन के। इनफैक्ट मैं आपको पोर्टल सिस्टम का भी कंसेप्ट बाद में ही पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इस लेक्चर में बेटा हम लोग अभी रेगुलेशन देखेंगे। हमारी बॉडी में हार्ट बीट कर रहा है,
अब हार्ट बीट कर रहा है ये बात हमें समझ आती है, और मुझे आपके पास एक क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि जब हमारी बॉडी में हार्ट बीट करता है तो हार्ट बीट कहाँ से शुरू होती है। अगर आप एक ह्यूमन हार्ट को बेटा ऑब्जर्व करते हैं, ये हम ह्यूमन हार्ट ऐसे वाला बनाते हैं जो हम बायो में बनाते हैं, ये ह्यूमन हार्ट। अगर जब हम ह्यूमन हार्ट को देखते हैं तो बेटा हार्ट बीट शुरू होती है इस वजह से, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं SA नोड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस SA नोड की वजह से यहाँ पर अपने पास कंडीशन क्या है, हार्ट बीट दिखती है, हार्ट बीट हमारी शुरू होती है। यानी हार्ट स्टार्ट्स इट्स बीट बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद हार्ट अपनी बीट स्टार्ट करता है। इसीलिए हमारे हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को क्या कहा जाता है? वर्ड ध्यान से सुनना, मायोजेनिक। क्या टर्म किया जाता है? मायोजेनिक। क्या होता है मायोजेनिक? इस बात को समझने के लिए हम हार्ट के टाइप्स देखते हैं। हार्ट टाइप्स, जब बेटा आप हार्ट टाइप्स देखते हो तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरीज मिलती है। एक मिलती है मायोजेनिक और दूसरा मिलता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है? मायोजेनिक का मतलब होता है कि जब हार्ट बीट स्टार्ट्स बाय हार्ट इटसेल्फ, हार्ट ही का एक हिस्सा हार्ट बीट खुद ब खुद जनरेट कर देता है, ऐसे हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के केस में SA नोड ये वाला काम करता है। न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है? न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब है हार्ट जो बीट होती है, हार्ट बीट सिग्नल, ऐसा मैं लिखूंगा, इज गिवन बाय ब्रेन। कौन देता है? ब्रेन देता है। तो न्यूरोजेनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूरोजेनिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हार्ट बीट का सिग्नल कहां से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है, या फिर मैं ऐसा कहूंगा नर्वस सिस्टम के पार्ट से आ रहा है। समझो इस बात को, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन हार्ट बॉडी से बाहर भी है तब भी ह्यूमन हार्ट बीट कर सकता है, लेकिन अगर आपकी देखो ह्यूमन हार्ट निकाल के अपने बॉडी से बाहर डाल दिया वो तब भी बीट कर सकता है। यानी ह्यूमन हार्ट धड़क सकता है क्योंकि वो अपनी बीटिंग, अपनी धड़कन, धक 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 धक, अब तो मुझे लबदब बोलना चाहिए, लबदब लबदब लबदब, ये खुद ब खुद कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ब्रेन से आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो रही है, वहां से कंट्रोल हो रही है, तो ऐसे हार्ट को हम लोग टर्म करते हैं न्यूरोजेनिक। बोलो कंसेप्ट आपको समझ आया? अगर ये बेसिक बेटा आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आया, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हुआ, न्यूरोजेनिक हुआ, तो क्या आंसर करोगे? ह्यूमन हार्ट होता है मायोजेनिक। क्लियर है? तो मायोजेनिक क्लियर, न्यूरोजेनिक अपने को फट एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से टोटली क्लियर हो चुका है। तो अब हम आगे की कहानी देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं रेगुलेशन। देखो ना, हमारी हार्ट बीट, हमारा दिल कंट्रोल, ऐसा कहूंगा हमारा दिल खुद स्टार्ट करता है, तो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है, क्योंकि हमारा दिल खुद कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या होती है? हमारा जो ये ब्रेन है ना, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये हार्ट बीट को शुरू तो नहीं करता है, लेकिन उसके रेट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जो हार्ट बीट है उसके रेट को बढ़ा देना या फिर कम कर देना, ये काम आपके ब्रेन के सिग्नल्स और आपका हार्मोनल सिस्टम कर सकता है। यानी मुझे हार्ट बीट को रेगुलेट करना है, यानी इसके लेवल को या तो बढ़ाना है या डाउन करना है, तो ये मैं बॉडी में नर्वस सिस्टम के माध्यम से कर सकता हूँ या हार्मोन्स के माध्यम से कर सकता हूँ। ठीक, हम जब बेटा नर्वस सिस्टम के माध्यम से करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर मिलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो इस पोर्शन के अंदर, वो इस काम के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के हिस्से होते हैं अलग अलग टाइप्स के। नर्वस सिस्टम के पास अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं। देखो, नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम? मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द सेंटर, जिसकी मदद से, इज द मेन पॉइंट, सेंटर यानी मेन पॉइंट जहां से हार्ट बीट कंट्रोल हो रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे नर्वस सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हार्ट बीट कंट्रोल करने में लगे हुए? एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बड़े ध्यान से सुनना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन का इस्तेमाल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन की सिक्रीशन बॉडी में करवाता है और उसकी मदद से हार्ट बीट का जो रेट होगा उसको बढ़ा देगा। हार्ट जोर से बीट करेगा और तेज बीट करेगा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा।
समझ पा रहे हो। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो एक नर्व होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। समझो इस कंसेप्ट को। हमारे बॉडी में जब नर्वस सिस्टम है तो बेटा न्यूरॉन्स की बात है। जब आपको न्यूरॉन्स वाला लेक्चर पढ़ाया था तो बताया था एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल, और उस केमिकल को वहां पे बताया था आपको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जरा फोकस करो। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व इन्वॉल्व हो रही है वो वेगस नर्व है, और वेगस नर्व एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की मदद लेती है और उसकी मदद से हार्ट बीट का जो रेट होता है उसको डिक्रीज कर डालती है। ये कहानी आपको क्लियर हो गई। तो हार्ट बीट का रेट डिक्रीज हो गया जब आपका कौन सा वाला नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज इट डन? अगर यहाँ पे बात क्लियर हो गई तो अब हम हार्मोनल सिस्टम में एग्जैक्टली देखेंगे। हार्मोनल सिस्टम में एक तो मुझे पता लगा एड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ा देता है। दूसरा देखो ना, हार्मोनल सिस्टम में एक मैं थायरॉक्सिन ले लेता हूँ और दूसरा एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। मैं आपको फोकस और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जरा गौर करना बेटा। एपिनेफ्रिन को आप क्या बोल सकते हो, एड्रेनालिन। ऊपर वाली बात को यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप नॉर एड्रेनालिन। ये दो इन हार्मोन्स है। जब ह्यूमन बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है वो एड्रेनालिन के माध्यम से इंक्लूड करवाता है। या डायरेक्टली किसी भी रीजन से एड्रेनालिन अगर रिलीज हो गया तो हमारी बॉडी में हार्ट की बीट एकदम बढ़ जाती है। अब अपनी हार्ट की बीट को बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा सोचो आप लोग। आपको एकदम डर लगने लग गया तो धक 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 बढ़ जाती है ना। यानी जब भी हम डर में आते हैं, जब हम परेशानी में आते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है, यानी जब इमरजेंसी होती है तो हमारी बॉडी से एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन की रिलीज होती है। इनकी डिटेल्स क्या है, कब कब कैसे कैसे रिलीज होते हैं, बाकी सब हम देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे। तो मैं ऐसा कहता हूँ, इमरजेंसी कंडीशन हुई, एड्रेनालिन रिलीज हो गया। कोई ऐसी कंडीशन हुई जिसमें आपको हार्ट बीट बढ़ाने की जरूरत है, और भी सिंपल बोलो, इतनी डिटेल ही नहीं करानी, क्योंकि ये डिटेल जो यहाँ लगी हुई है ना, इनको मैं मिटा ही देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं समझ नहीं आएगा। इस डिटेल को यहाँ इरेज करो और आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ, ये दो आपके पास हार्मोन्स होते हैं जिनकी मदद से हार्ट बीट आप बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से एक आपके पास हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, ये भी हार्ट बीट बढ़ाता है और बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी आपको हार्ट बीट को रेगुलेट करना था तो एक हार्मोन्स की भी मदद ले सकते थे आप, और दूसरा न्यूरॉन्स की, नर्वस सिस्टम की भी मदद ले सकते थे। नर्वस सिस्टम में अपने सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू काम करते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद लेते हैं तो आप हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट बीट को कर देते हैं कम। पॉइंट फिनिश्ड। जब आप हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे इफेक्टिवली एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन का मदद ले सकते हैं और थायरॉक्सिन का मदद ले सकते हैं। थायरॉक्सिन हार्ट बीट बढ़ाता है और उससे कॉन्सिक्वेंटली हमारी बॉडी के अंदर बीएमआर भी बढ़ जाता है, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं बीएमआर बढ़ा के हार्ट बीट बढ़ा देता है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये बात मैं आपको डाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ। जब बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, यानी बॉडी को खुद की सेल्फ मेंटेनेंस में ज्यादा एनर्जी लगानी है, तो ज्यादा तेज से हार्ट पंप करता है, ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होता है, बॉडी में ज्यादा हीट बनती है, यानी बॉडी में ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो सिंपल शब्दों में थायरॉक्सिन ज्यादा तो बीएमआर ज्यादा और कॉन्सिक्वेंटली हार्ट बीट भी ज्यादा। समझे? ये आपको याद रखना है, यहाँ बात टोटल क्लियर हो जाती है। इसके साथ तो टोटल बात क्लियर हो जाती है। तो बेटा ये वाला पोर्शन एक ऐसा है, इस वाले पोर्शन को आप खुद पढ़ोगे क्योंकि एक तरीके से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जरा आपको थोड़ा सा दिखा दूं, हार्ट न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक, ये दो टाइप का हार्ट होता है, ये बात मैंने आपको पढ़ा दी है। न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर जो आपकी हार्ट बीट है वो हार्ट के पास हार्ट की जो बीट होती है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गैंग्लियन है या ब्रेन है जो हार्ट की बीट को कंट्रोल करता है। आर्थ्रोपोड्स और अपने को एनालिट्स के अंदर ये मिलने को दिखता है। दूसरा, अगर मायोजेनिक हार्ट है तो हार्ट मसल्स थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, एसए नोड एवी नोड बन जाता है। मोलस्का में भी ऐसा कंडीशन होता है और वर्टिब्रेट्स में भी ऐसा कंडीशन होता है। ये दोनों पॉइंट्स पे बेटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपके यहाँ लिखे गए। When you look at the case of molluscans and vertebrates यानी हम मोलस्का यानी स्नेल्स एंड ऑक्टोपसेस, वहां पे हार्ट के अंदर जो बीट होती है वो खुद ब खुद हार्ट स्टार्ट करता है। क्लियर? अब जब आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो गई है, हार्ट ने खुद कर दिया, तो हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो नर्वस सिस्टम के थ्रू और हार्मोन्स के थ्रू। ये मैं आपको समझा दिया है। हार्मोन्स के नाम पे बेटा थायरॉक्सिन हो सकता है, एड्रेनालिन हो सकता है, नॉरएड्रेनालिन हो सकता है।
राइट। और दूसरा, अगर आपकी ब्रेन में शुरू करनी है तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, तो आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से कम कर सकते हो, सिंपैथेटिक सिस्टम से बढ़ा सकते हो। यानी ऊपर वाली कंडीशन को ही, इस पूरी की पूरी बात को मैंने एक छोटे से नोट्स में बना के आपको दे दिया है, नथिंग एल्स। तो यहाँ हम हार्ट की टोटल बीट कंट्रोल करते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा हार्ट का रेगुलेशन वाला पूरा का पूरा पाथ है। तो बेटा यहाँ पे आज का लेक्चर फिनिश होता है। इस लेक्चर के बाद जो आखिरी लेक्चर होगा वहां पे आपको कुछ डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। डिसऑर्डर्स के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो हमें इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को मन लगा के आपने पढ़ा है, अब मन लगा के घर जाके रिवाइज कीजिए। देयर इज अ लॉट टू डू, लॉट टू अचीव। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।